साल 2022 की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। दिखाऊं तुम्हें एक हीरे की चमक है जिसकी रोशनी सभी के लिए। दिखाऊं तुम्हें एक हीरे की चमक है जिसकी रोशनी सभी के लिए। मन को ठंडक देने वाला उस्ताद ये नाम है। मेरे सभी असातिज़ाओं को मेरे करोड़ों सलाम है। आज मैं और आप यहाँ मौजूद हैं हमारे स्कूल के हर दिल अजीज सदर मुदर्रिस मोहतरम जनाब आबिद मुजावर सर का एक छोटा सा इंटरव्यू लेने के लिए, जो अपनी जिंदगी के 30 सालों से दर्स व तदरीस के पेशे से जुड़े हैं। बहुत ही काबिल, नेक दिल, पुरखुलूस, सादा मिजाज और आला रवैया रखने वाली एक हस्ती से आज हम रूबरू हैं। मैं उनका स्कूल की जानिब से और हमारी 7वीं जमात की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है रोजमर्रा के स्टेज पर किसी अलग तरह से रूबरू होते हुए? हालांकि आज जो 7वीं जमात के तलबा और तालिबात को एक अनूठा उपक्रम यहाँ पर दिया है। इस एक्टिविटीज़ में आते हुए मुझे बहुत खुशी होती है और इसका निज़ाम बहुत बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर देखने मिला। मेरा जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और तमाम बच्चों को एक बहुत बड़े कलमात से मुझे जो है मुतारुफ कराया गया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि जमात का जो है साथी क्लास की तरफ से एक इंटरव्यू यहाँ पर लिया जा रहा है या कुछ मालूमात पूछी जा रही है। उसका मैं जो है पूछे गए सवाल का अब्दुल्ला मुनासिब और बेहतरीन जवाब देने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। सबसे पहले हम आपकी इब्तिदाई जिंदगी के हालात के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आपने कहा इब्तिदाई तालीम हासिल की, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है। यहाँ पर सवाल यह है कि अपनी इज्तिमाई जिंदगी या समाजी जिंदगी हमारी या जो गुजरी हुई जिंदगी है उसके बारे में कुछ आवाज जानने की यहाँ पर कोशिश की गई है। मुख्तसरन इब्तिदाई जिंदगी आम बच्चों की तरह हमारी भी गुजरी। ऐसे ही प्राइमरी स्कूलों में जो गांव का स्कूल था उर्दू स्कूल, उसी स्कूल में जो है हमें जो है बैठना उठना सिखाया गया, सभी का सिखाया गया, अदब एहतराम सिखाया गया। और वैसी ही वो स्लेट थी, वैसा ही वो कलम था जिस पर आज तुम लोग लिख रहे हो। ज़रा थोड़ा सा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हुआ है। उस ज़माने में पत्थर की स्लेट हुआ करती थी और बड़ी मुश्किल के बाद पेन मिलता, कागज़ की बात और ही। यानी ऐसे उस दौर के हिसाब से उस दौर में जो चीज़ें मयसर थी उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने ख़ानदान में रहते हुए, अपने दोस्तों में रहते हुए, अपने मदरसे के बिल्कुल आज जिस तरह से तुम अपने मदरसे की अपने क्लासरूम की साफ सफाई करते उसी तरह की सफाई। हालांकि उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आज बदल गई। आज तुम जिस फर्श पर बैठ रहे हो उस ज़माने में, हमारे ज़माने में फर्श भी नहीं था, उसे जो है लीपा जाता था अपनी ज़ुबान में और उसे शनीचर के दिन लीप कर जो है पीर के दिन उस पर बैठा, हफ्ता भर उस पर बैठा जाता था। यानी हर हफ्ते को अपने स्कूल अपनी क्लासरूम जो है लीप कर ले रहा है। ये काम भी बड़ी उसको पूरी से और बड़ी दिलचस्पी से तलबा और तालिबात मिलकर करते थे। इसके अंदर भी बहुत मज़ा आता। इसके अलावा आज जैसी तुम्हें सहूलियात हैं वैसी सहूलियात मैसर नहीं थी। आज जैसा तुम आज के टेक्निकल दौर में तुम जो है अलग अलग ज़राए से तालीम हासिल करने की कोशिश करते या
अलग अलग चीज़ें तुम्हें जो है देखने मिलती, सुनने मिलती। ऐसा माहौल नहीं था उस वक्त। जो अपने असातिज़ा पढ़ाते थे और जो किताब थी और जो स्लेट थी, उसी पर ये सारा इसका दारोमदार था। लेकिन उस वक्त सारी चीज़ें हाफिज़े में रखना पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी, कोशिश करना पड़ती थी। और आज की तरह फौरन मार्केट में वो चीज़ें, किताबें मुहैया नहीं हुआ करती थी। उसके लिए अपने पास नोट्स भी निकाल कर रखना पड़ता था और वो नोट्स भी बार बार पढ़ना पड़ता था, याद करना पड़ता था। तो इस तरह का आप, जैसे आपकी ज़िंदगी है उसी तरह की ज़िंदगी, न बड़े मालदार थे न बहुत ही गरीब थे, मुतवस्सित तबके में बेहतरीन अंदाज में अपनी जो है बचपना गुजरा है। सर, आपने तालीमी मैदान में किस तरह तरक्की की? तालीमी मैदान में बच्चों, मुझे ये बताते हुए बहुत बड़ा फख्र होता है कि हमारे गांव का स्कूल, उर्दू स्कूल, एक बहुत ही बेहतरीन बड़ा इदारा था जिसमें तकरीबन 10-11 टीचर्स काम करते थे और वो पहली जमात से 7वीं जमात तक का प्राइमरी स्कूल था, उर्दू मीडियम का स्कूल। उसमें हम सारे बच्चे बच्चियाँ उस उम्र के, हमारी उम्र की, ये 7वीं होने के बाद फिर हमें अगर उर्दू तालीम हासिल करना है तो अपने करीब के शहर इस्लामपुर जाना पड़ता या फिर उधर सांगली जाना। और कुछ बच्चे उसमें से जो है, जो साहब हैसियत होते थे, जिनकी माली हालत अच्छी होती थी, वो बच्चे जो है इस्लामपुर और सांगली जैसे जगह पर जाकर उर्दू तालीम आगे की हासिल करते, हाई स्कूल की तालीम। लेकिन जो बच्चे ये नहीं कर पाते थे, वो बच्चे गाँव ही के मराठी मीडियम स्कूल में जाए। तो मैं 7वीं के बाद मराठी स्कूल में चला गया। मराठी स्कूल में 8वीं, 9वीं और 10वीं, उस वक्त 10वीं कामयाब होना यानी बहुत बड़ा एहसास समझा जाता था उस समय। तो हम हालांकि उर्दू मीडियम से आए हुए, हमें न सही मराठी बोलना आता, न हमें मराठी में वो टीचर जो कंसेप्ट बताते उसका जल्दी समझ आती। रहता रहता 6-7 महीने के बाद कुछ मराठी अल्फाज, कुछ मराठी जुमले हम अच्छी तरह से पढ़ने लगे, बोलने लगे और जानने लगे। तो इस तरह से आप 10वीं में जो है बहुत ज़्यादा मेरिट में ऐसे ज़्यादा मार्क्स लेकर पास हुए, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल अबव 50 हमने जो है मार्क हासिल करके 10वीं का इम्तिहान खा लिया। उस ज़माने में क्या था, 10वीं के इम्तिहान के बाद 11वीं और 12वीं आज की तरह ही था। उस 11वीं में भी साइंस साइड थी, आर्ट्स साइड थी और कॉमर्स की साइड थी। तो मैंने, हालांकि मुझे ज़रा थोड़ा हिसाब से दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से मैंने कॉमर्स में 11वीं का इम्तिहान पास किया। और उसके बाद मेरे वालिद साहब ने क्या किया, मुझे उर्दू डीएड के लिए पूना में एडमिशन पूना पड़ा, जहाँ मैं उर्दू डीएड के लिए मुझे मेरे वालिद साहब ने भेजा। वहाँ जाने के बाद अब बच्चों देखो 7वीं पास होने के बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, ये 3 साल तक सिर्फ हदीस पढ़ना, इतने हद तक उर्दू का ताल्लुक था। इसके अलावा दूसरी गैर दर्सी किताबें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ हदीस पढ़ते थे उर्दू में, इतने तक ही अपना उर्दू का वास्ता था। अब बिल्कुल डीएड, यानी वो डीएड पास होने के बाद एक टीचर की नौकरी मिलने वाली, ऐसे इम्तिहान के लिए, ऐसे कोर्स के लिए मुझे भेजा गया। उस वक्त मेरे पास, मैं सब वो उर्दू का भूल गया था। सारी बात है, 3 साल के अरसे में बहुत सारे कंसेप्ट उसके अंदर के भूल गया था मैं। और ऐसी हालत में मैं पूना पहुंचा। तो उस वक्त एक मकसद था कि अपने को जो जहाँ पर अपने वालिद साहब ने भेजा है उसे जो है पूरा करना है। और उसके लिए वहाँ पर बच्चों विदर्भ, खानदेश, यहाँ से आए हुए करीब 1 से 10वीं तक
उर्दू मीडियम में पढ़े हुए, अच्छी उर्दू बोलने वाले, बेहतरीन फसीह उर्दू बोलने वाले, बहुत सारे अशार उन्हें याद थे, बहुत बेहतरीन और खूबसूरत उर्दू बोलने वाले। जो सारी क्लास थी उसमें मैं एक ऐसा था जो मराठी मीडियम से उर्दू लीयर के लिए आया, लेकिन वहाँ मुझे ऐसे साथी मिले जिनकी रहबरी में मैंने जो है उर्दू में मेहनत की। अब दूसरी बात, यानी मैं इतना क्या गैर मामूली ज़हीन भी नहीं था, आज भी नहीं थी, मैं मुतवस्सित हूँ, लेकिन एक मेहनत करने का जज्बा अल्लाह ने, ये बात मैं बड़ी शान से कहता हूँ कि मेहनत करने का जज्बा एक बहुत रखा है अल्लाह, जिसकी वजह से मुझे ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे जो है एक रास्ता बताया, अपनी उर्दू सुधारना है, अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाना है, तो क्या किया जाए। एक बात कह रहा अभी कि हर जुमे को जब जुमा की नमाज होती तो उस वक्त मस्जिदों में एक पर्चा बांटा जाता था उर्दू में, जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल होता था। उस पर्चे को ले आना और उस पर्चे को पूरा लिखना अपनी बयान से, जिसकी वजह से अपने हाथ में से वो अल्फाज भी चले जाएंगे, उसका इमला वैसे भी चले जाएंगे और वो नए नए अल्फाज भी पढ़ने आएंगे। उसमें कुछ दिक्कत आई तो हमसे रब्ता कायम करके पढ़ लिया। इस तरह का मैंने जो है तकरीबन 6 महीने तक मैंने हर हफ्ते हर जुमे वो एक पर्चा लेता था और उसको जो है पूरे अगली जुमा तक उसे पूरा वो जो है लिख कर निकालता था अपनी बयान में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कम से कम इतनी ज़हानत दी कि एक मरतबा जो एक लफ्ज़ मेरे हाथ से चल जाता वो हमेशा के लिए मुझे याद रखा। इस तरह से मैंने उर्दू पर जो है जरा थोड़ा उर्दू में अच्छा बनने की कोशिश की और उस एतबार से फिर पढ़ाई करके मैं पहले साल का इम्तिहान, हम 40 बच्चों में 16 बच्चे पास हुए थे और उसमें बच्चों मैं था। तब उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे किलेदार साहब, उन्होंने दुआ के वक्त में कहा था, एक मिसाल देकर मेरी हिम्मत अफजाई इस तरह से की थी। तो उन्होंने कहा था कि देखो तुम मास्टर बनने वाले हो, तुम मुस्तकबिल के टीचर हो, तुम मुस्तकबिल के गाँव के मेहमान हो, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। मैं एक मिसाल से वाज़े करूँगा। इस तरह से मिसाल दी उन्होंने कि देखो अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों का घर मस्जिद से बहुत दूर होता है वो पहली सफ में नमाज पढ़ते हैं और जिन लोगों का घर बिल्कुल मस्जिद के करीब होता है वो बिल्कुल आखिरी सफ में नमाज पढ़ते हैं। आज हमारे ईयर का हाल ऐसे ही हुआ है। आज हमारा फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट निकला है उसका हाल यही है कि देखो मराठी मीडियम में 8वीं 9वीं 10वीं पास होकर आने वाला एक बच्चा उर्दू वालों को पीछे छोड़कर पास हुआ है वो पहले साल। इस तरह का जो है मेहनत का जज्बा अपने अंदर होगा तो अल्लाह ताला कामयाबी अता करता है, क्योंकि मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है और कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। क्योंकि अपने को जिस मंजिल पर जाना है कि मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, कदम चूम लेती है खुद पर की मंजिल, इसके मज़दार हमें अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो तालीम में इस तरह से मैंने जो है तरक्की की। उसके बाद डीएड हुआ और डीएड होने के बाद फिर पहली मरतबा जब तुम बच्चों के सामने गया उस वक्त वाकई हाथ पैर फूले हुए थे, कपकपी भरी हुई थी। 15 रोज तक जो है ऐसे ही होता था, डर लगता था बच्चों का कि कोई ऐसा सवाल न पूछे कोई। तो ये तो कुदरती चीज़ थी, कुदरती बात थी। रफ्ता रफ्ता पढ़ाई मुताला इसके जोर पर अपने नॉलेज को, अपनी मालूमात को बढ़ाना, दूसरे अपने साथी असातिज़ा से पूछना, मशवरा करना, उनसे जो है मशवरे लेना, उनके पास बैठकर इल्म हासिल करना, ये अच्छी आदत की वजह से मुझे तालीम में जो है मैंने इस तरह से तरक्की की और जिसमें अल्लाह ने मुझे कामयाब किया।
सर, हम जानना चाहते हैं कि हर शख्स बचपन में कुछ ख्वाब जरूर देखता है। आपने भी बड़ा होकर कुछ बनने की तमन्ना की होगी, क्या वो ख्वाब पूरे हुए? सही है कि हर एक का, आप लोग भी यहाँ पर बैठे हुए, आपके भी अपने सामने एक जिंदगी का मकसद है। हमारे असातिज़ा हमें उस वक्त जो मिले वो एक बेहतरीन असातिज़ा मिले। आज मैं जो कुछ आपके सामने कह रहा हूँ ये मेरा अपना कमाल नहीं है, बल्कि ये मुझे जिन असातिज़ा ने मुझ पर मेहनत की या मुझे जिसने बनाया उन्हीं का एक सहरा है, उनके ही सराह है कि उन्होंने जो बातें हमें बताई, यानी जो पहली जमात से 7वीं जमात तक तो कहते हैं, अक्सर तुमने सुना होगा कि ये जो है एक पाया होता है, एक बेस होता है। ये बेस अगर बेहतरीन होगा तो फिर इसके ऊपर की इमारत बेहतरीन ही होगी। उसे तूफान का डर नहीं होता, हवा का डर नहीं होता, बारिश का, आंधी का डर उसे नहीं होता, क्योंकि ये इसका जो है पाया पुख्ता होता। तो समझ लो कि हमारा जो पाया था वो बड़ा पुख्ता किया था, और उस वक्त बड़े अज़्म और बड़े हौसले से असातिज़ा ने जो है हमें बताया था कि अपनी ज़िंदगी में जब आप यहाँ से जाओगे उस वक्त किस तरह की तालीम हासिल करना, अखलाक अपने कैसे हो, या हमें क्या बनना है, क्या अच्छा इंसान बनना है। आपको जो है सारे आपके मोहल्ले वाले अच्छा जाने, कोई आपको बुरा न जाने, इस तरह का बर्ताव एक दूसरे के साथ होना चाहिए। आप जब जिस भी महफिल में जाएंगे वहाँ पर आपकी इज्जत हो, ऐसा अगर हमें लगता है तो हमें सबसे पहले तालीम से आरास्ता होना चाहिए, अपने पास इल्म होना चाहिए। जब आपके पास इल्म होगा तो अपनी सब तरफ जो है हमारी जो है इज्जत होगी। अगर हमारे पास इल्म नहीं होगा तो फिर कोई हमारे पास हमें जो है हमारी इज्जत नहीं करेगा या हमारे पास नहीं आएगा। तो जैसे मिसाल देते हो अक्सर कि अगर जो है तो उसी जगह जो है चिड़िया आती है, मकोड़े आते हैं। ये इस तरह से अपने पास अगर इल्म है तो फिर लोग अपनी इज्जत करेंगे। इस हौसले ने हमें अज़्म दिया था कि बड़े बनकर कुछ न कुछ अच्छा बनना है। कोई ऐसा डॉक्टरी का, इंजीनियर का या टीचर का ऐसा ख्वाब तो नहीं था, लेकिन अच्छा बनना है ये एक जहन में था, जिसकी बुनियाद पर जो है फिर जैसे दौर आया, जैसी रहबरी अपने असातिज़ा की या अपने वालिदैन की मिली, उसके उस रास्ते पर चलने की वजह से हम जो है अपनी ज़िंदगी अच्छी हो। सर, हमने तालीम के बारे में बहुत कुछ सुना है, जाना है। आपके ख्याल में तालीम का मकसद क्या है? सबसे पहले ये बात अपने ज़हनों से निकाल दो कि मैं तालीम हासिल करूँगा, मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरी ज़िंदगी बनेगी। ऐसी बात अगर किसी की जहन में है तो निकालना। अपने को सिर्फ अपने आप को संभालने के लिए तालीम हासिल करना। तालीम हासिल करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि ये तालीम हासिल करके मैं भला बनूंगा या इतना कमाऊंगा या इतनी प्रॉपर्टी करूंगा, इतनी दौलत जमा करूंगा। ये बात बिल्कुल अपने जहन से, सिर्फ अपने को मुहज़्ज़िब बनना है और अपने को दुनिया का इल्म हासिल करना है, क्योंकि कौमों की तरक्की तालीमी से होती है। वही कौम आगे बढ़ी जिसके पास तालीम है। जो तालीम के मैदान में आगे गई वो दुनिया पर राज कर ले। सबसे बड़ी ताकत देखो अमेरिका की, क्या किसमें आ गए, हर किस्म की टेक्नोलॉजी वहाँ पर, यानी वहाँ तालीम को अहमियत है। यानी इंसान ने जब तालीम हासिल करेगा तो उसी वक्त उसकी ऑटोमेटिकली तरक्की होगी। और हम तो ईमान वाले, हमारा तो अकीदा है, हमारा तो ईमान है कि रोजी देने वाला अल्लाह है। फिर हम तालीम हासिल करके रोजी कमाएंगे, ये बात हमारी गलत है, क्योंकि रोजी का देने वाला अल्लाह है। मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो मैंने तालीम हासिल की, मैं टीचर बना। मेरे बराबर के सारे का तालीम हासिल करके टीचर बने नहीं, सारे का तालीम हासिल करके इंजीनियर बने नहीं, सारे का तालीम हासिल करके डॉक्टर बने नहीं। कुछ उसमें से ऐसे कारीगर बने जो मैं जितना एक महीने में कमाता हूँ वो लोग हफ्ते में जो है अपने
अपने वर्कर्स का जो है तनख्वाह अदा करते, ऐसे भी बने, लेकिन इसके देने वाली जात उसके ये ईमान होना चाहिए। हमें तालीम इसलिए इस मकसद से हासिल करना है कि हम मुहज्जिब बने और हमारे साथ रहने वाले अपने घर के अफराद मुहज्जिब बने, उनके अंदर सलीका है, उनके अंदर अखलाक अच्छा है, उनका रहन सहन, उठना बैठना, चलना बोलना सही मानों में सही ढंग से हो और सलीके से हो, आप शासन के तरीके के मुताबिक हो। इसके लिए हमें तालीम हासिल करने का ये खास मकसद होना चाहिए अपने सामने कि मेरे अपनी खुद की इस्लाह पहले हो। उसके बाद देखो, एक घर में मिसाल देते अक्सर बड़े कि बड़ा भाई अगर अच्छे लाइन पर है उससे छोटे वाला भी बराबर उस लाइन पर चलता है, अच्छा बना। अगर बड़ा ही कुछ 19-20 इधर उधर के काम करने लगा तो वो देखकर उसका छोटा भाई भी वैसे ही चाल चलन उसके होगा। तो ये घर संभालने के लिए सबसे पहले अपने को तालीम इसीलिए हासिल करना बहुत जरूरी है। और अखलाकी तालीम सबसे बेहतरीन तहजीब अपने अंदर हो, ये सारी हमें तालीम ही बताने वाली है। हम असातिज़ा के पास से ये सारी चीज़ें सीखने वाले, इसलिए तालीम हासिल करना अहम है। सर, जब आप हम तलबा को तालीम व तरबियत के जरिए संवार रहे होते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं? अभी देखो, हम जब टीचर्स हजरात आपके सामने खड़े होते हैं, कुछ तालीम देने की कोशिश करते हैं, कुछ जो है सवालात पूछते हैं, कुछ सवालात के जवाब देते हैं, कुछ अच्छी बातें जाते जाते सबक से हटकर अपना जो सबक चला है उस सबक से हटकर कुछ बातें बताई जाती, वो अखलाक की बातें होती है, एक अच्छा इल्म होता है या उसमें कुछ बात पोशीदा होती है जो तुम जानते पहचानते, और हर उस्ताद को ये लगता है कि मेरा शागिर्द अच्छा बने, बेहतरीन बने। क्यों? क्योंकि आप लोग सातवीं पास होकर जाने वाले हैं, 8वीं में जाने वाले हैं, दूसरी स्कूल में जाने वाले हैं, हमसे ताल्लुक उस वक्त नहीं रहेगा। लेकिन आगे 10 साल के, अगर मुस्तकबिल के 10 साल आगे जाकर अगर सोचूं कि 10 साल के बाद तुम जब मेरे सामने आओगे उस वक्त तुम में से कोई अच्छा बना होगा, वो अच्छा बना होगा ये जो हम रखेगा कि ये टीचर थे जिसकी वजह से मैं अच्छा बना। अगर इसमें से कोई ऐसा बना जो बेहुदा काम कर रहा है तो वो कहेगा उस वक्त कि ये टीचर इसी की वजह से मैं ऐसा बना। ये न हो, इसके लिए जो है हम जब पढ़ाते हैं उस वक्त ऐसा लगता है कि हमारी बात जो है हर बच्चा सही मानों में सुने और वो उसके दिल के अंदर उतरे और वो उस पर अमल करने वाला। नहीं तो अक्सर होता है कि इस कान से सुने उस कान से छोड़ दिए, आई बात यही बात, इस तरह का अगर होगा तो फिर अक्सर मैं कहता कि एक कोने में घड़ा रखा हुआ है, वो घड़ा हमारा रखा हुआ और उसमें हम पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी पानी भर नहीं सकते। तो अपने जहनों को खुला रखेंगे, तरोताजा रखेंगे, तो उस वक्त जो पढ़ाया जा रहा है उस्ताद जो पढ़ा रहा है तुम्हें, वो सारी चीजें तुम्हारे अंदर उतरेंगी और 10 चीजों में से कम एक चीज पर तुम अमल करने वाले बनोगे, तो उसके अंदर जो है तुम्हारी भलाई खुशी होगी। तो अक्सर पढ़ाते वक्त हर मुदरिस का यही ख्याल होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और उसकी वजह से मेरे सामने बैठे हुए तलबा उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं या बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, ऐसा ही सब उस्तादों को महसूस होता है। सर, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है और क्यों? देखो, पसंदीदा खेल यानी बचपन में जो खेलते थे हम, बिल्कुल चिल्ली डांडू से लेकर आवाज धोबी लक्का छती, यहाँ तक की सारी चीजें यानी कि वो दरख्त पर चढ़ना है, आम गिराना है, इमलियों को पत्थर से गिराना है, ये सारे खेल, लुका छिपी के खेल, सारे खेल सब इंसान को सबको पसंद होते हैं। लेकिन बाद में एक दौर आया, वो दौर था क्रिकेट का।
जिसके पास एक लकड़ी का टुकड़ा और 4-3 स्टंप एक बॉलर के लिए और 3 बैट्समैन के पीछे, तो क्रिकेट का खेल बहुत सारा खेला जाता था। उस वक्त हमें वो लवाजमात थे सारे, आज जिस तरह के लवाजमात हैं, कंपनी की बैट है, कंपनी के स्टंप हैं और सारे पैड हैं, हैंडग्लोव्स हैं, सारे बॉल अलग अलग किस्म के हैं। ऐसी तो क्या सारी चीजें नहीं थी उस वक्त। सादा जो है लकड़ी का टुकड़ा, उससे बैट बनी हुई, फिर उसके पीछे करबे के चिपाड़े जिसे कहते हैं वो लगाए हुए स्टंप, और उससे अपना बॉल खेलने का मजा दिया जाता था। दरअसल देखने में भी बहुत सारे खेल पसंदीदा हैं, लेकिन ऐसा खेल ज्यादा पसंदीदा है जो 1 घंटा 1.5 घंटे में उसकी गेम जो है पूरी होती है। दिन भर या बहुत बैटिंग करके, वो टेस्ट मैच हो या वनडे हो, वनडे है तो दिन भर जाता है उसमें, टेस्ट मैच हो तो 3-3 दिन 5-5 दिन लगातार टीवी पर लगे रहते। ऐसे के लोगों को ज्यादातर मैं पसंद नहीं करता। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, जो घंटे 1.5 घंटे में 2 घंटे में हॉकी है, ये ऐसे खेल जो कम वक्त में बेहतरीन अंदाज में उसमें जो है करतब दिखाते हैं, खिलाड़ी अपनी चालाकी का मुजाहरा करते हैं, अपनी चुस्ती का मुजाहरा करते हैं, और वो खेल देखने में मुझे बहुत मजा आता है। सर, आपने मुअल्लिम होना क्यों पसंद किया? दर्स व तदरीस का पेशा क्यों अपनाया? देखो, कुछ चीजें जो है अपने को विरासत से मिलती। यदि अपने खासतौर पर मेरे वाले साहब भी टीचर थे, और उस जमाने में खस्ता हालत थी, लोगों की हालत बहुत खस्ता थी। अक्सर घरों में ये बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, और मेरे अपने घर में भी लाइट नहीं थी। तो उस वक्त की असातिज़ा की मेहनत इतनी थी कि वो असातिज़ा स्कूल के बाद, मगरिब के बाद बच्चों को अपने घर पर पढ़ाई के लिए बुलाते, और वो बच्चे जब अपने उस्ताद के घर पढ़ाई के लिए जाते थे तो उस वक्त अपने साथ चराग लेकर जाते, और वो चराग लगाकर चराग में उस चराग में उसकी रोशनी में तालीम हासिल करते थे या उनका पढ़ाई करते थे। तो मेरे वाले टीचर होने की वजह से ये सारे बच्चे बड़े थे, जो 7वीं क्लास से, जो सेंटर की इम्तिहान हुआ करती थी उस वक्त 7वीं की यानी इम्तिहान, यानी बहुत बड़ी इम्तिहान समझी जाती थी। उसे जो है आज उस जमाने में उसका नाम क्या था? PSC। क्या था नाम उसका? PSC, प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट। PSC पास होने के बाद उसको नौकरी मिलती थी, इसलिए वो बड़ा इम्तिहान समझा जाता था। बड़ी क्लास 7वीं की क्लास, यदि उसकी जो है तैयारी बहुत जोरों से की जाती थी। तो इसके लिए सारे हमारे घर वो सारे बच्चे आते थे, तो उनको देखकर, यदि उनको जब कोई मसला आता तो मेरे वालिद साहब उनको समझाते, कोई हिसाब हल नहीं हो रहा है या कोई मसला होने आया, उस वक्त जो वालिद साहब उनको बताते थे। तो वैसा ही मुझे जो है शुरू से ऐसी बात अपनी समझाने का, यानी अपनी छोटी बात क्यों न हो, उसे बिल्कुल समझाने का तरीका वहाँ से मुझे मिला, जिसकी वजह से ये मेरे अंदर एक शौक पैदा हुआ कि कुछ नहीं, बड़े होकर हम एक अच्छा टीचर बनने की एक ख्वाब मैंने देखा था जरूर। तो उसे जो है बाद में वो सही तरीके से जो है हमारे वालिद साहब ने भी सही देख कर अपने बच्चे का रुझान देख कर उसे जो है उसी जो है फील्ड में जो है जाने का मौका दिया, जिसकी वजह से मैं टीचर बना। अगर आप उस्ताद न बनते तो फिर क्या बनते? देखो, मैंने पहले ही बताया कि 10वीं पास होने के बाद मैं कॉमर्स में गया, कॉमर्स 11वीं कॉमर्स मैंने किया।
और उसमें अकाउंट के विषय होता है, मजमून होता है, उस पर बड़ा भी इंटरेस्ट था मुझे। और मैंने 12वीं में जाने के पहले मैंने इरादा किया था कि बीकॉम होकर एक बैंक में क्लर्क बनूं। ये एक ख्वाब मैंने देखा था कि अच्छा सवाल किया उन्होंने, क्योंकि सब धीरे धीरे बहुत सारे सवाल पूछते जा रहे हैं। तो ये अगर टीचर नहीं बनता तो कम से कम वो एक बैंक का क्लर्क तो जरूर बनता। ये ऐसी उम्मीद तो मुझे थी उस वक्त, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट आ जाता। और आज भी मुझे हिसाब करने का वाकई क्लास में हिसाब कोई पढ़ रहा तो मैं जानबूझ कर जाता वहाँ और वो उल्टा सीधा करके बताने की कोशिश करता। यदि समझ आई नहीं बच्चों को ये कंसेप्ट कहाँ से आया। मैं अगर चौथी क्लास में जाऊँ, अगर वहाँ पर टीचर हिसाब पढ़ा रहे, समझो तकसीम का पढ़ा रहे, वो हिसाब गया अलग ही। तकसीम में मेरे सवाल शुरू होते, मकसूम कौन, मकसूम आलिया कौन, खारिजी किस्मत कौन, बाकी कौन, इसे बाकी क्यों कहा गया, इसे खारिजी किस्मत क्यों कहा गया। यानी उसकी जड़ से उसे बताने का एक रुझान है, वो उसकी वजह से जो है मुझे जो है पूरा कुरेद कर निकालना, सफाई से रहना, बराबर अपना तरीके से अपना काम करना, अपनी बयान, अपना कंपास, अपना पेन, अपना सारी चीजें सही तरीके से रखने की एक आदत पहले से अपने अंदर मौजूद है। सर, आपकी नजर में एक मिसाली तालिबा इल्म को कैसा होना चाहिए? मिसाली तालिब इल्म, एक अच्छा सवाल किया। सबसे पहले वो तालिब इल्म अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर कोई किसी के वाले को 20 रुपए का नोट देना चाहिए और कह देना चाहिए कि जा उसको दे और सिगरेट पीने के लिए कहे, ये कॉन्फिडेंस अपने वालिद का अपने वालिदैन पर वालिदैन का होना चाहिए। सबसे पहले फरमा बरदार, उसके बाद अपने असातिज़ा की फरमा, अपने असातिज़ा जो बताते, जो चीजें बताते उसको वक्त पर और उस पर अमल पैरा, ये सबसे बड़ी बात। और अपना जो मकसद है, अपना जो सबक है जो दिया हुआ, उस सबक पे अगर कोई चीज तुम्हें मालूम नहीं हो रही है तो बिला झिझक अपने उस्ताद को पूछना, ये सच्चा तालिब इल्म है कि उसके अंदर वो चीजें, वो मुलायजा किसी किस्म का ना हो, न वो उस्ताद से उससे खौफ हो, न ही ज्यादा मायूस भी हो, बल्कि वो अगर उसके अंदर कोई दिक्कत है तो उसे उसी जगह पर उठकर पूछने की हिम्मत जो है उसके अंदर आएगी, वो सही मानों में तालिब इल्म है। और सच्चा तालिब इल्म वही कहता है कि जो अगर टीचर यहाँ पर कोई बात बताकर निकल रहे और वो बात समझ नहीं आई तो फिर दूसरे रोज उस टीचर को वहाँ पर रोक कर तुम्हें पूछना, ये जो करेगा बच्चा वो सही मानों में तालीम से अभ्यास है या वो तालीम हासिल करना है, सही मानो ऐसा होगा। सर, हम सब आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया या लम्हा जानना चाहते हैं जिसे आप कभी ना भूल पाएंगे। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत सारे ऐसे लम्हात है जिंदगी, अब एक ही लम्हा यहाँ पर मौजूद है, इसलिए एक ही लम्हा बताता हूँ। देखो बच्चों, 1982 में 82 और 83 में मैं डियर हुआ और उसके बाद घर में आया। जून का महीना था और अप्रैल में इम्तिहान हुई थी और जुलाई के 15 तारीख के आगे जो है उसका रिजल्ट आना था। और मैं उस वक्त क्या खेती में क्या भी करता था, थोड़ी खेती थी, उसमें जो है काम कर रहा था। तो मैं 31 जुलाई 1983 को मेरा जो है नतीजा निकला और मैं दूसरे साल भी पूरी तरह से कामयाब हुआ। उसकी मुझे मार्क लिस्ट
वो सब आया, लिविंग सर्टिफिकेट भी आया, उस वक्त तो पोस्ट से सारी चीजें आती थी। अभी 2 अगस्त को मुझे एक तार आया। उस वक्त मैं खेत में काम कर रहा था और मेरे नाम का तार लेकर पोस्टमैन खेत में आया और वो तार मुझे साइन करके थमाया मेरे हाथों में। मैंने देखा तो उस पर लिखा हुआ था कम इमीडिएट, और वो तार था मैंने जहाँ इंटरव्यू दिया था उस इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम था वो कि तुम जो है जल्दी से आ जाओ। उस वक्त मैं खेत में खुरपा मेरे हाथ में था, कपड़े फटे पुराने थे। उस वक्त मुझे जो खुशी हुई थी उस लम्हे को मैं अब तक भूल नहीं पाया कि उस वक्त इतनी खुशी हुई थी कि मैंने आते ही फिर हाथ में जो एक अच्छे कपड़े पहने और एक बैग में 2-3 जोड़ कपड़े लेकर उस जगह के लिए रवाना हुआ जहाँ से मुझे बुलावा है। ये एक लम्हा मेरी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन लम्हा था। सर, आप हमेशा इतनी सादगी से रहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? अभी सादगी मतलब सादगी यानी देखो, हमारे असातिज़ा ने पहले में बताया कि ऐसी तरबियत की थी कि रहना सादा है, सादी जिंदगी गुजारना है, लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और एक बात थी कि जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा तजुर्बा था, और वो बात ये थी कि मेरे वालिद साहब अपाहिज थे, और मेरे वालिद साहब अपाहिज होने की वजह से और घर में मैं सबसे बड़ा था, जिसकी वजह से जिम्मेदारी के काम करने की आदत मुझे बचपन से ही थी। यानी पोस्ट ऑफिस का काम करना है, बैंक का काम करना है, कहीं अर्जी देना है, कहीं 7/12 निकालना है, चौड़ी में जाकर बैंक से पैसे लाना है। ये जो काम थे, ये काम मुझे जो है मेरे वालिद साहब क्या करते थे, करने के लिए कहते थे और बताते कि वो इस खिड़की पर जाना है, उस खिड़की पर जाकर ये पैसा भरना है, मनी ऑर्डर करना, रजिस्टर करना, VP इश्यू करना। ये मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी 5वीं 6वीं 7वीं में था। उस वक्त ये सारी चीजें जो है जिम्मेदारियों के काम करता था, और उस वक्त बहुत सारे बड़े लोगों से मुलाकात होती थी और बहुत सारे बड़े जो है बड़े ओहदेदार या उस ऑफिस के जो लोग थे काम कर रहे हैं, वो बहुत ही मेरा जो है एक तरह से लाड करते थे। अरे कितनी छान रे, नाम दूंगा, मनी ऑर्डर करा रहा है। मतलब ये सारी चीजें ये वालिद साहब के अपाहिज होने की वजह से मुझे करना पड़ती, लेकिन मुझे उससे वहां से तजुर्बा बहुत बड़ा मिला, और उस तजुर्बे की बिना पर यदि हमारे असातिज़ा भी पढ़ाते थे उस वक्त कपड़ा कैसा भी क्यों न हो, लेकिन धुला हो, साफ हो, अल्लाह के शासन में फरमाया कि साफ सुथरा हो, उसकी क्वालिटी नहीं देखा जाएगा, बल्कि वो साफ सुथरा रहेगा। और अपने खाने पीने में, अपने चलने बोलने में सादगी, हर एक से मिलना पुरुष से, ये सारी चीजें। और उस वक्त जो है बड़े बड़े लोगों के साथ में जाते थे, उस वक्त जरा थोड़ा बहुत ही अदब से एहतराम से जाया करते थे, जिसकी वजह से किसी के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। ये आदत ये पहले से ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं जो है सादा जिंदगी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। सादा जिंदगी जीना इसका मतलब ये नहीं है कि कंजूसी करना, कंजूसी तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये सादा तौर पर अपनी जिंदगी, क्योंकि बाद के दौर में 11वीं 12वीं में या कॉलेज लेवल पर भी
हमने हमें मालूम है चीज़ें कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा जो चीज़ें हैं सारी, ये सब इंसान का लालच है, हिर्स है, तमा है, जिसको जो है कितना भी वो हासिल करेगा तो उसके लिए वो कम ही है। वो कितनी भी लेगा चीज़ें तो उसके लिए वो कम ही लेगा, वो और की तलाश में चलेगा, और की तलाश में चलते चलते नूचूम नामी किसान की तरह उसके भी हिस्से में 2 गज जमीन ही आ गई। ये बड़ा लंबा वाकया है। तो बहरहाल ऐसी कहानियां उसके जरिए से, प्रेमचंद की कहानी है, कृष्णचंद की कहानी है, या रिसाले पढ़कर ये जो सादा जिंदगी का जो है, जिंदगी जीने का तरीका, और ये सारी चीजें पढ़कर अपने अंदर जो है सादगी एक किस्म की आ गई। मुताले की जरूरत पर आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? मुतालिया करना, किताबें पढ़ना, आजकल ये बहुत सारी चीजें आसान हो गई, बहुत आसान हो गई। अब मुतालिए के लिए तुम्हें लाइब्रेरी का मेंबर बनना, वहां से किताबें लाना, फिर उस किताब की यानी हिफाजत करना, क्योंकि उस जमाने में वो किताब वहां से लेकर आए और वो किताब अगर चली गई तो देने के लिए पैसा नहीं था, उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ा मसला था। लेकिन आज ये सारी चीजें बहुत हुई इसकी, मेज पर आपने एक क्लिक किया, आपके सामने किताब आती और तुम पढ़ सकते, उसका मजा ले सकते। मुताला अगर होगा तो ही हमें जो है, हमारे पास इल्म अगर होगा, मैं अक्सर कहता कि आज के दौर में तालीम, जिसके पास तालीम होगी उसका ही चलेगा यहाँ पर सिक्का। जो तालीम में आगे होगा उसी को जो है यहाँ पर इज्जत मिलेगी। जो तालीम में पीछे रहेगा उसे जो है वो समंदर की झाग की तरह जो है किनारे लग जाएगा। इसलिए इस तालीम के बहाव में हमें आना चाहिए और मुताले का शौक होना चाहिए। हम जो है सिर्फ दरसी किताब पर इत्तेफा नहीं करना चाहिए, बल्कि दरसी किताब के देखो हर सबक के नीचे कुछ किताबों के, कुछ अस्बाक के नाम दिए हुए और वो किताबें अपने स्कूल की लाइब्रेरी से हासिल करके पढ़ने की हिदायत की जाती है। तो ये हिदायत का रास्ता क्यों देखते? अपने पास जब कोई चीज़ है, इसे अक्सर हमने यहाँ पर अपना जो है योम पैदाइश को आप लोग जो है 200-500 के जो चॉकलेट बांटते, उसमें बार बार आपने जो है एक किस्म की इत्तला दी गई कि इसकी बजाय अपने स्कूल के लिए 2-4 किताबें लेकर 2-4 किताबें लाओ और वो स्कूल की लाइब्रेरी जाओ, आप खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ने का मौका दो। इस तरह की चीज़ें जो है अगर हम करेंगे तो मुताले का शौक होना चाहिए। मुताले के शौक के लिए फिर आप जो है रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत पढ़ो। उसके बाद फिर तुम तिलावत करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे अंदर एक इश्तियाक पैदा होगा कि सचमुच इस दुआ में क्या है, क्या कहा जा रहा है, इसे जानने की तुम ऑटोमेटिकली कोशिश करोगे और उसके लिए तुम्हें फिर किताबों की जरूरत पड़ेगी और तुम फिर वो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे। इसलिए मुताले का शौक रखना जरूरी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुताले का शौक क्या था? वो जो है लिहाफ तोड़कर अंदर किताब पढ़ते थे, रोजाना एक किताब पढ़े हुए उनको नींद नहीं आता। ऐसे लोग, ऐसे अपने रहनुमाओं की तारीख अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ये मुताले का शौक भी बढ़ता जाएगा। सर, हम सब जानते हैं कि जून में आप रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायर होने के बाद आइंदा के लिए आपका क्या प्रोग्राम है? अभी देखो रिटायर होने में अभी 6-7 महीने बाकी है। अभी तक तो क्या मैंने प्लानिंग ऐसा बनाया नहीं हूँ, लेकिन इस सिलसिले से जुड़े रहने का आज़म बिल्कुल दिल का है कि कहीं न कहीं किसी न किसी जगह दर्स और तदरीस के, पढ़ने पढ़ाने के इस अमल में अपना जुड़े रहना, ये एक मकसद बिल्कुल मेरे जहन में है। अभी तक उस पर क्या पूरी तरह से मैं अभी उधर पूरा रुझान उधर नहीं गया, क्योंकि अभी 6-7 महीने हैं अपने पास।
तब तक यहाँ के सारे मसरूफियात थे, कभी उसकी तरफ सोचने का, ध्यान देने का वक्त सही मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर भी इस दर्स और तदरीस में इस अजीम कार्य खेल में जुड़ने का एक जरूर इरादा अपना है। आप अपने तुलबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आप 7वीं क्लास में आप यहाँ से इब्तिदाई तालीम पूरी करके अगली तालीम हासिल करने के लिए जाना है। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखो कि मेरी तरफ से कहा कि अपने अखलाक, अपनी आदतें, बड़ों का एहतराम और अपनी तालीम, ऐसी तालीम कि जिसकी वजह से जो है लोग हमारा जो है नाम ले, हमारा जो है एजाज़ करें, इस तरह की तालीम हासिल करना। और फिर वो दूसरी चीज़ कि अपने को आज़ादी है। अगर तुम्हारा अपना शौक अलग अलग शोबों में, किसी का शौक इंजीनियरिंग में है, डॉक्टरी में है, हुनरमंदी में है, गायकी में है, नई नई चीज़ों की ईजाद करने में है, तो जैसा अपना शौक होगा उस शौक के मुताबिक अपने पेरेंट्स को जो है इसकी इत्तिला देनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता कि 10वीं हो जाने के बाद पेरेंट्स बोलते इंजीनियर हो जा, लेकिन लड़का नहीं बोलता मुझे मैकेनिकल बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। हमारी हालात की वजह से उसका जो है वो जो है उसका दिल नहीं लगता। यानी जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट होगा, दिलचस्पी होगी, उस मैदान में तालीम हासिल करने की कोशिश करना। और ये हासिल करते वक्त अपने खानदान, अपने घर का, अपनी तहजीब का, अपने अखलाक, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना। ये अपनी तहजीब को बोला नहीं, कैसे भी लोगों में जाओ, कैसी भी कम्युनिटी में जाओ, लेकिन अपनी तहजीब को वहाँ पर सलामत रखना, जिंदा रखना, इस एक बात का सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी भी शोबे में जाओ तो तुम्हें जो है वहाँ पर कामयाबी ही मिलेगी। अगर तुम अपने ये सारी चीज़ें छोड़कर अगर ऊपर मुलविस हो जाओगे तो फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तालीम को जारी रखना चाहिए, मुनक़ता नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता, 10वीं वाला हुई ये लड़की बस अब तालीम हासिल करना, बस हालांकि काबिल होती, हालांकि उसके अंदर जज्बा होता पढ़ने का, तो ऐसे मुनक़ता भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल हम यानी घर में बैठकर पढ़ाई करके भी तालीम हासिल कर सकते हैं। क्या कॉलेज में जाना ऐसा भी जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे संस्थाएं कि जो हम जो है बहिष्ठ जिसे कहा जाता है, एक्सटर्नल जिसे कहा जाता है, एक्सटर्नल तालीम पे हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे अपने एक उम्र तक उसमें मुलविस रहना, हासिल करना, दुनिया का इल्म हासिल करना, ये एक मकसद अपने सामने होना चाहिए। तो इस मौके पर मैं तालीम हासिल करने की तलकीन सबको करूँगा। सर, आपने हमारी इस सरगर्मी को कामयाब बनाने में हमारी मदद की, इसलिए हमारे तरफ से एक मोहब्बत और खुलूस भरा तोहफा कबूल करें। शुक्रिया सर, आज आपसे बात करके आपको जो है मेरी बात को बहुत बेहतरीन अंदाज से दिल लगाकर सुकून के साथ सुना, इसके लिए मैं भी आप तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हारी क्लास मॉनिटर का, तुम्हारी क्लास टीचर का, सबका जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरी इज्जत अफजाई की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया सर, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस सरगर्मी को कामयाब बनाने में हमारी मदद की और इंशाअल्लाह आज हम आपसे बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। आपकी अनमोल बातों को हम गिरफ्त से बांध लेंगे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको ताहयात तंदुरुस्त रखे और कौम व मिल्लत की तमाम तलबाब से इसी तरह इल्म का फ़ायदा उठाते हैं। और सर, आप वो चिराग है जिसका कोई मकान नहीं, आप वो चिराग है जिसका कोई मकान नहीं, आप जहाँ रहोगे वहाँ रोशनी उठाए। फिर एक मर्तबा आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। इस वादे के साथ आपको अलविदा कहते हैं। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन सर अभी के लिए खुदा हाफ़िज़।